नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम अहम खबरों के साथ आज आपको बताएंगे कि आज सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशासनिक अधिकारियों की कोविड-19 के इस संकट की घड़ी में उनके योगदान की, उनके कार्य की सराहना की है। साथ ही आपको बताएंगे गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोविड-19 से निपटने के लिए क्या कुछ कवायदें की जा रही हैं और भारत में इस वक्त कोविड-19 की स्थिति क्या है। इसके अलावा इस संक्रमण से जुड़े हुए तमाम अहम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। केंद्र देश में कोरोना वायरस की स्थिति और लॉकडाउन पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने में लॉकडाउन काफी मददगार साबित हुआ है। वहीं सेंटर की 6 इंटर मिनिस्ट्रियल टीमें 4 राज्यों के दौरे पर हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि जिन जरूरी गतिविधियों को छूट दी गई है उसकी आज समीक्षा की गई है और साथ ही ये भी देखा गया है कि जहां जरूरी गतिविधियों को छूट दी गई है वहां काम सही ढंग से चल रहा है या नहीं। कल गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न जिलों की लॉकडाउन की स्थिति की ग्राउंड लेवल पर समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई सेक्टरों में जहां 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई थी वहां पर अच्छी शुरुआत हुई है। कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। मनरेगा के तहत भी कार्य शुरू हुए हैं। कुछ राज्यों में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है। ईंट भट्टों का संचालन भी आरंभ हुआ है। प्रवासी मजदूरों को इन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। हमें ये भी जान के खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग जागरूक हैं और कई स्थानों पर मास्क और गमछा पहन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 2-2 टीमें जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए पहुंची है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक-एक टीम हालात का जायजा लेने में जुटी है। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंची 2 टीमों में से एक टीम ने कोलकाता, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना और मेदिनीपुर में, जबकि दूसरी टीम ने दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग में स्थिति की समीक्षा की। महाराष्ट्र में भी 2 अंतर मंत्रिय टीमें मौजूद हैं जो मुंबई और पुणे में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों का जायजा ले रही हैं। एक टीम मध्य प्रदेश के इंदौर के दौरे पर है तो एक टीम राजस्थान के जयपुर में। इन राज्यों में अंतर मंत्रिय टीमों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना की स्थिति पर विचार विमर्श किया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अंतर मंत्रिय समूह की टीमों को जांच के लिए अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को चिट्ठी भी लिखी गई है। अंतर मंत्रिय टीमें इस बारे में भी समीक्षा करेंगी कि इन राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा, परीक्षण किट की उपलब्धता और राहत शिविरों को लेकर किस स्तर पर व्यवस्था की गई है। जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद ये टीमें केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगी। जरूरत के मुताबिक ये टीमें राज्य सरकारों को कोरोना की स्थिति से निपटने को लेकर समय समय पर जरूरी दिशा निर्देश भी देंगी। कुछ राज्यों में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। इसलिए राज्यों में विशेष निगरानी के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार का आम जनता के हित में लिया गया ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है। उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरैक्ट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा, ना ही उन्हें ग्राउंड लेवल सिचुएशन का आकलन करने दिया जा रहा है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। कोरोना के खिलाफ जंग में अब सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं।
राजस्थान का प्रतापगढ़ देश का चौथा ऐसा जिला हो गया है जहां पिछले 28 दिनों में एक भी कोरोना मामला सामने नहीं आया है, जबकि देश के 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 61 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 14 दिनों में एक भी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति सामने नहीं आया है। वहीं अगर हम बात करें कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के ठीक होने की, तो वो स्थिति भी बेहतर हो रही है। ठीक होने की वृद्धि दर कोरोना मरीजों की 17.48 हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि कोरोना मामलों के साथ साथ अन्य मरीजों की भी देखभाल की जरूरत है, वो स्वास्थ्य सेवाएं भी जारी रहनी चाहिए। इस दिशा निर्देश में ये भी बताया गया है कि अगर सामान्य मरीज को कोरोना वायरस संक्रमण हो जाता है तो उनका इलाज किस तरह से करना है और किन दिशा निर्देशों का पालन करना है। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था, जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहां पर केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के तहत मैं आप सभी से और आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जिलों को निरंतर प्रयास करते रहना है कि उनका स्टेटस इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट मेंटेन रहे और बेटर हो। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश को दक्ष ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है और इसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 पोर्टल की शुरुआत की है। इनका नाम है coronawarriorsgov.in और igov.gov.in। अभी तक इन दोनों पोर्टल पे 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं और इन सभी को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया जा रहा है। ये कोरोना वॉरियर्स कहीं भी कभी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उन्हें किन कदमों को उठाने की जरूरत है। जो वॉलंटियर सब काम कर रहे हैं, जिनको कि डायरेक्ट कोविड जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके से अलग से, अगर इंडियन रेड क्रॉस में आप देखें 40,000 वॉलंटियर्स 550 डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं। अभी करीब करीब 3,500 एनसीसी कैडेट्स और 553 एनसीसी स्टाफ 16 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में 68 जिले में वो लोग अभी काम कर रहे हैं। और 47,000 कैडेट्स जो हैं ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं एंड अभी उनको तैनात किया जा सकता है एनी टाइम। एक्स सर्विसमैन, उनमें से अगर आप देखें तो 1,80,000 एक्स सर्विसमैन को आइडेंटिफाई किया गया है सैनिक बोर्ड्स के द्वारा डिप्लॉयमेंट के लिए। उसमें से 6,303 ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुके हैं पंजाब, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़। उसमें कम्युनिटी सर्वेलेंस, सपोर्टिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मंडीज के लिए और कई जगह के लिए। 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स, आयुष के लिए भी वो बने हैं, क्वारंटीन मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये सब के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। उनको करीब करीब 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स को 15 स्टेटों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में अब तक डिप्लॉय कर वो किए गए हैं। और अभी तक 1 लाख से ज्यादा आयुष प्रोफेशनल्स और 55,000 आयुष स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दिया गया है और वो भी रेडी हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर आप एनवाई के आईसीएमआर ने सभी राज्यों को 2 दिन के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। आईसीएमआर का कहना है कि पहले इसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। दरअसल ये फैसला रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के नतीजों में आए औसत अनुपात को देखते हुए लिया गया है। उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स थे उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीज़ें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन
ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। बुलेटिन में यहाँ पर रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ये कहूँगा कि सारे जो सोसाइटी के लोग हैं, यंग एंड ओल्ड, सबको इकट्ठे मिलके इस लड़ाई जो पैंडेमिक है इससे लड़ना है। और इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब अगर लोग इकट्ठे मिलके एक ये प्रतिज्ञा लेने की हम इस पैंडेमिक से लड़ेंगे और जो जो मेजर्स प्रिवेंशन के लिए हम कर सकते हैं वो करेंगे तो हम इस पैंडेमिक को रोक पाएंगे और ज़्यादा केसेस ना होने देंगे। उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये ज़रूरी है कि हम पैनिक ना करें, डोंट गो बाय रूमर्स, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट्स। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, उसको फॉलो करें। दूसरा ये है कि आप रेगुलर अपने आप को क्राउडेड एरिया से जाने के लिए ना जाएं। अवॉइड ऑल नॉन इमरजेंसी ट्रैवल, गोइंग टू प्लेसेस जहाँ पे क्राउड है। तीसरा ये कि रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि हम अगर बाहर जाते हैं किसी चीज़ को टच करते हैं तो वायरस आपके हाथ में आने का डर रहता है। आप रेगुलरली चाहे सोप वाटर से, साबुन से और पानी से ही हाथ धोएं और हाथ अच्छी तरह से धोएं। हथेलियों पे ही नहीं, पीछे वाले हिस्से में भी, उंगलियों के बीच वाले हिस्से में भी, और नाखून और अंगूठे सब पे साबुन लगा के उसको अच्छी तरह से धोएं। और अगर खांसी है तो अपनी खांसी को ढकें, बाजू के अंदर खांसें या टिश्यू या रुमाल यूज करें, जिससे खांसने से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो ज़्यादा दूर ना आ जाए। ये हमें प्रिकॉशन रखने हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग जो हम कह रहे हैं कि अगर हम कहीं जगह जाते हैं तो थोड़ा दूर रहें, किसी से 1-1.5 मीटर का फासला रखें, जिससे इन्फेक्शन आगे ना फैले। और अगर हम सब लोग एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मिलके ये सब करेंगे तो हम इस चेन ऑफ स्प्रेड को रोक पाएंगे और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना इस सब के भी ये हम वायरस को कंट्रोल करके इसको ख़त्म कर पाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति भवन ने अपने किसी भी कर्मचारी के कोरोना वायरस संक्रमित होने की खबर का खंडन किया है। राष्ट्रपति भवन ने कहा है कि ये खबर पूरी तरह से गलत है कि उसका कोई भी कर्मचारी या अधिकारी कोरोना वायरस संक्रमण में पॉजिटिव पाया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय कर रहा है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में ये भी बताया गया है कि बीएल कपूर अस्पताल में 13 अप्रैल को सेंट्रल दिल्ली के जिस व्यक्ति का निधन हुआ था वो ना तो राष्ट्रपति सचिवालय का कोई कर्मचारी था और ना ही प्रेसिडेंट स्टेट का निवासी। हालांकि राष्ट्रपति सचिवालय के कर्मचारी के परिवार का एक सदस्य उस व्यक्ति के संपर्क में आया था। जांच में से पता चला है कि राष्ट्रपति सचिवालय का कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। देश भर में आज सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है। कोविड-19 से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जिस स्तर पर काम कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं, उसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना की और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिविल सेवकों के काम की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में भी सिविल सेवा ने संवेदनशीलता और व्यावसायिकता के साथ कोविड-19 स्थिति को संभालने में अपनी ताकत और संकल्प दिखाया है। हमें विश्वास है कि हमारी सिविल सेवा सार्वजनिक सेवा की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं में काम करती रहेगी। कोरोना संकट से पैदा हुई कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस के साथ अपने प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करते रहने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सिविल सेवा अधिकारियों की प्रशंसा की है। हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। इसी मौके पर आज उपराष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि सिविल सेवा के अनुभवी और दक्ष अधिकारियों की सहायता से राष्ट्र कोरोना के विरुद्ध अभियान में विजय हासिल करेगा।
उपराष्ट्रपति ने कोविड-19 संक्रमण से निपटने में लगे हुए सिविल सेवा अधिकारियों के सहयोगियों और स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा के अधिकारी इस घड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भाषण का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 21 अप्रैल 1947 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने जनसेवकों से जो अपेक्षाएं की थीं, परीक्षा की इस घड़ी में वो आज कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान भी देश में आवश्यक विषयों के प्रशासन को निर्बाध रखने के लिए ऑनलाइन माध्यम से सरकारी कामकाज किया जा रहा है। साथ ही जरूरतों के अनुसार नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि सिविल सेवा अधिकारियों की निष्ठा और नए प्रयोग आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा, इस लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर अदम्य साहस, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की कई मिसालें सामने आई हैं, जिससे न सिर्फ मानवता सम्मानित हुई है, बल्कि जनता का प्रशासन में आस्था और विश्वास भी बढ़ा है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसके साथ ही उन्होंने इस दिन उनके द्वारा दिए गए भाषण का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने इस दिन पर ट्वीट करते हुए लिखा, सिविल सर्विस डे पर महान सरदार पटेल को श्रद्धांजलि, जिन्होंने हमारे प्रशासनिक ढांचे की कल्पना की और प्रगति उन्मुख और करुणामय प्रणाली का निर्माण करने पर जोर दिया। हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सर्विस देश की सरकार की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जवाबदेह होती है। आजादी के पहले एडमिनिस्ट्रेशन का काम अंग्रेज सल्तनत को सलामत रखना था। आजादी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का काम जनता जनार्दन को आन बान शान आबाद करने का होता है। ये अगर सपना रहता है तो मैं मानता हूं जिस उम्मीदों को लेकर के चले हैं हम उन उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ बातचीत की। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य विधानसभाओं से अपील की कि वो विधायी और वित्तीय कामों के साथ साथ बैठकों और फाइल चलाने जैसे रूटीन कामों में डिजिटल तकनीक का प्रयोग करें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन हो सके। उन्होंने कहा कि सभा में व्यवधान, विधानमंडलों की स्वायत्ता, संविधान की 10वीं अनुसूची और आईटी के उपयोग से जुड़ी पीठासीन अधिकारियों की 4 समितियों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कोरोना महामारी के मुकाबले में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिकाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दवाइयां और दूसरे जरूरी सामानों से दूसरे देशों की मदद कर सरकार ने सराहनीय काम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य विधानसभाओं और संसद के बीच जानकारी के रियल टाइम आदान प्रदान के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की बात भी कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में 27 विधानसभाओं के अध्यक्षों और 1 विधान परिषद के सभापति ने भाग लिया। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान योजना बेहद अहम भूमिका निभा रही है। लाइफलाइन उड़ान योजना के तहत अभी तक 316 उड़ानें भरी जा चुकी हैं और इन उड़ानों ने 3,14,965 किलोमीटर की दूरी तय करके देश के अलग अलग कोने में 500 टन से भी ज्यादा चिकित्सा सामग्री और दवाई पहुंचाई है। खास बात यह कि इंडियन एयरलाइंस और अलायंस एयरलाइंस ने 916 उड़ानें भरी हैं और इस तरह देश के दूर दराज इलाकों में भी समय पर चिकित्सा सामग्री पहुंची है। कोरोना वायरस से जूझ रहे मध्य प्रदेश में आज नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया। राज्य में बीजेपी सरकार के बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार में आज 5 मंत्रियों को शामिल कर लिया गया। भोपाल स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन ने 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके अलावा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे और बाद में कांग्रेस की सदस्यता
विधायक और मंत्री पद छोड़कर बीजेपी में आए 22 में से 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इनमें सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली। अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले ही राज्य की सत्ता संभाल रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह आयोजन के दौरान कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियाती उपायों का पूरा ध्यान रखा गया था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा दी जा रही आपातकालीन सहायता को $1 बिलियन से बढ़ाकर $10 बिलियन करने की वकालत की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं सालाना बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स देशों को दी गई $5 बिलियन की सहायता के लिए बैंक का आभार व्यक्त किया। इसमें भारत को दी गई $1 बिलियन की सहायता भी शामिल है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड और इस महामारी से निपटने के लिए भारत से दूसरे देशों को भेजी जा रही दवाइयों का भी जिक्र किया। सीतारमण ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार के दूसरे प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए जारी की गई 15,000 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। वित्त मंत्री ने एनडीबी को G20 जैसे फोरम में शामिल होने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा। ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की थी। Happy to note that the bank has the financial capacity to enhance the emergency facility up to $10 billion for crisis-related assistance. Therefore, based on the demands from the member countries, this facility should be enhanced. Further, I strongly encourage NDB to take appropriate actions to join the G20 forum along with other multilateral development banks, international financial institutions and so on. दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। अमेरिकी तेल बाजार में भी सोमवार को ऐसी ही घटना हुई। कच्चे तेल के 1 बैरल की कीमत अमेरिकी बाजार में $37.63 पर पहुंच गई। ये गिरावट 306% की है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। कच्चे तेल के दाम में ये गिरावट वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के मई फ्यूचर्स में थी, यानी वो तेल जिसकी डिलीवरी मई में होनी थी और विक्रेता को कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था। मई फ्यूचर्स की आखिरी तारीख भी 21 अप्रैल की थी। तकनीकी रूप से कह सकते हैं कि बाजार में एक वक्त ऐसा आया था कि विक्रेता ग्राहक को 1 बैरल तेल के साथ $37.63 दे रहा था। जानकारों के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण तेल की मांग में ऐतिहासिक कमी आई है। एक अनुमान के मुताबिक इस महीने तेल की मांग में पिछले साल के मुकाबले 29 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आई है। आखिरी बार तेल की मांग का ये स्तर 1995 में देखा गया था। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में भी तेल की कीमत और नीचे जा सकती है। That the market views the current situation of supply-demand imbalance, where there's too much supply. Market regards that as a temporary condition, but we haven't probably seen quite the bottom in oil yet. We think we're close, but we haven't quite seen it yet. तेल के दामों में कमी का फायदा भारत को भी होगा, लेकिन तुरंत नहीं और उतना नहीं जितना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं। भारत अपनी जरूरत का 82% कच्चा तेल आयात करता है, जो कि हमारे कुल आयात का 20% होता है। कच्चे तेल के दाम गिरने से आयात करने के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा तो बचेगी ही, साथ ही चालू व्यापार घाटे की दशा में भी सुधार आएगा। लेकिन इस बीच मुद्रा बाजार में डॉलर की तुलना में रुपया गिरा है, यानी हमारे लिए आयात महंगा हो गया है। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया रुकी हुई है, तेल की खपत या मांग गर्त में चली गई है। ऐसे में कीमत में कमी होगी। इसका फायदा भी आज नहीं तो कल ग्राहकों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सभी दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें। नमस्कार।